हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक नए लोकल एक्ट को देखेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू मामले से डील करता है। तो इस कोड को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि इस कोड की हिस्ट्री क्या रही है, इस कोड को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मतलब इस सीरीज के लेक्चर में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 यूपी में लागू एक लोकल लॉ है, एक कोड है जो लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व, टेन्योर्स, उनके कार्यकाल, रिफॉर्म, सुधार जैसे मैटर से डील करता है। इस कोड में टोटल 16 चैप्टर हैं, 234 सेक्शन है और 4 शेड्यूल हैं। ऑलराइट, ये कोड उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1915, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 907 और ऐसे 37 इनेक्टमेंट जो अप्रचलित हो गए थे उनको रिपील करता है। ठीक, तो इसलिए आप देखेंगे कि इसको एक्ट ना करके कोड कहा गया है, क्योंकि ये 37 जो पुराने एक्ट थे जो मतलब यूज में नहीं थे उनको रिपील करता है और सबको कंसोलिडेट करके एक नया कोड बनाया गया है। ठीक, तो और ये नेचुरल हेरिटेज के कंजर्वेशन और लैंड डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस भी बनाता है ये नया कोड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एसेंट इस एक्ट को 29 नवंबर 2012 को दी थी। ठीक, आप देखेंगे कि ये एक्ट तो 2006 का ही है, लेकिन इसको एसेंट कब मिली? 29 नवंबर 2012 को। ओके, और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले तो पुराने एक्ट को रिपील करता है। 39 पुराने एक्ट थे उनको रिपील करता है। और ये एक टर्म है मिनजुमला नंबर, जो हम लोग आगे देखेंगे तो उसके डिफिनीशन क्लॉज में सेक्शन 2 के सब क्लॉज 29 में डिफाइन है मिनजुमला नंबर। ये मिनजुमला नंबर देता है, उसका यूज हम लोग मैप और रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड के प्रॉपर डिवीजन के लिए किया जाता है इस एक्ट में। और इसका अगला ऑब्जेक्टिव है, ये स्टेट में रेवेन्यू डिवीजन और रेवेन्यू ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से बात करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करता है। और सेपरेट जुडिशियल रेवेन्यू ऑफिसर की भी बात करता है, जो हम लोग सेक्शन 11 के सब क्लॉज 5, सेक्शन 12 के सब क्लॉज 5 और सेक्शन 15 के सब क्लॉज बी में देखेंगे। किसको? सेपरेट जुडिशियल रेवेन्यू ऑफिसर को। यह कोड रेवेन्यू केस के अर्ली डिस्पोजल से भी डील करता है और रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन थे उनको भी कम करता है। इस कोड के आने से पहले रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन थे वो बहुत ज्यादा थे उत्तर प्रदेश में, तो इस कोड के आने के बाद वो कॉम्प्लिकेशन कम हो गई है। ऑलराइट, अगला पॉइंट है, इसके अंदर हम सीमाओं के निर्धारण को भी देखेंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट के सेटलमेंट को भी देखेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसा होता है उसको भी देखेंगे। अगर बाउंड्री मार्क डैमेज हो जाए तो कंपनसेशन कैसे रिकवर करना है, किससे रिकवर करना है, इस प्रावधान को भी हम लोग इस एक्ट में देखेंगे। इस कोड में एक म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, बाय सक्सेशन, दूसरा बाय ट्रांसफर। बाय ट्रांसफर में सेल, विल, गिफ्ट ये सब आते हैं, जो सेक्शन 33 से लेके 35 तक डील करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा इस एक्ट में रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा सभी टेन्योर होल्डर को एक किसान बही नामक रिकॉर्ड ऑफ राइट इशू किया जाता है इस एक्ट में। ठीक, किसान बही में क्या होता है?
किसान बैंक जिसमें सभी टेन्योर होल्डर के पास अपनी भूमि का रिकॉर्ड रहता है। ठीक, हर टेन्योर होल्डर को रेवेन्यू ऑफिसर किसान बही नामक एक रिकॉर्ड ऑफ राइट इशू करेगा, जिसमें उस टेन्योर होल्डर के पास जितने भी लैंड है, जितनी भूमि है, उसका रिकॉर्ड उसमें रहेगा। और ये किसान भाई का कॉन्सेप्ट हम लोग सेक्शन 41 में देखेंगे। और नेक्स्ट है, ये यूपी में लैंड ऑनर को 4 क्लास में डिवाइड करता है। हम लोग आगे देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस कोड में लैंड ऑनर को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। दूसरा, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तीसरा, आसामी। और चौथा, गवर्नमेंट लीज। ठीक, तो हम लोग इनके राइट को भी देखेंगे, इनके ड्यूटीज को भी देखेंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। और जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा कि इस एक्ट में टोटल 16 चैप्टर हैं, 234 सेक्शन हैं और 4 शेड्यूल हैं। तो अगर हम लोग सेक्शन 1 को देखें तो उसका सब क्लॉज 1 बात करता है कि ये कहां अप्लीकेबल होगा। तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, ये पूरे उत्तर प्रदेश पे अप्लीकेबल होगा। इसका सब क्लॉज 2 कहता है ये उस डेट को आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसको अपॉइंट करे। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट इसको चाहे तो डिफरेंट डेट पे भी अपॉइंट कर सकता है, डिफरेंट एरिया में। ठीक, या फिर इसके डिफरेंट प्रोविजन को डिफरेंट टाइम पे भी लागू करवा सकता है। ठीक, तो इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 18 दिसंबर 2015। ठीक, 18 दिसंबर 2015। और अगर इसके हम लोग सेक्शन 2 को देखें तो सेक्शन 2 कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, ये इस प्रोविजन का इस कोड का प्रोविजन पूरे उत्तर प्रदेश से अप्लीकेबल होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कहां अप्लीकेबल होंगे? ये सबसेक्शन 2 ही कहता है, मतलब सेक्शन 2 ही कहता है कि ये फर्स्ट शेड्यूल के सीरियल नंबर 19 और 25 में जो एरिया स्पेसिफाई है, सिर्फ उस जगह चैप्टर 8 और 9 अप्लीकेबल होगा, वो पूरे उत्तर प्रदेश पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो ये इसका एक्सेप्शन है। और सेक्शन 3 की सब क्लॉज 1 की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है वेयर आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस कोड any area is added to the territory of Uttar Pradesh, the state government may by notification extends the whole or any provision of this code to such area। ये कहता है कि ये इस कोड को लागू हो जाने के बाद कोई भी एरिया जो उत्तर प्रदेश में ऐड किया जाता है, नया कोई एरिया जो उत्तर प्रदेश में ऐड किया जाता है, तो अगर उस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन से इस कोड को उस एरिया पे अप्लीकेबल करा सकता है। ऑलराइट, अगर इसके सब क्लॉज 2 को हम लोग देखें तो ये कहता है वेयर एनी नोटिफिकेशन इज इशू अंडर सबसेक्शन 1 द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, रूल और रेगुलेशन इन फोर्स इन द एरिया रिफर टू इन द सेड सबसेक्शन which are inconsistent with the provision so applied shall be deemed to have been repealed। उस एरिया में इस कोड को अप्लीकेबल हो जाने के बाद अगर कोई भी उस एरिया में जो एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है जो पहले से इन्फोर्स है वहां पे, अगर वो इस कोड से इनकंसिस्टेंट है तो वहां तक वो रिपील समझा जाएगा उस स्टेट से जिस स्टेट पे ये उस एरिया पे एप्लीकेबल हुआ है। इसका सब क्लॉज 3 कहता है स्टेट गवर्नमेंट में बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन अमेंड, मॉडिफाई, अल्टर एनी नोटिफिकेशन इशू अंडर सबसेक्शन 1। ठीक, जो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन निकाल के
उसको अमेंड भी कर सकता है, उस नोटिफिकेशन को मॉडिफाई भी कर सकता है और अल्टर भी कर सकता है। कोई चेंज हो तो वो चेंज भी कर सकता है। ठीक, तो आज हम लोग सेक्शन 3 तक ही देखते हैं। इसका मतलब अगला पार्ट डिफिनीशन क्लॉज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।